अब आगे, जब सृष्टि को होश आता है तब वह उस किडनैपर से पूछती है कि उसने उसका क्या बिगाड़ा है जिसके कारण उसने उसके साथ ऐसा किया है। तब उस किडनैपर ने बोला कि तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे पति ने किया है। और रही बात कि तुम्हारे पति ने क्या किया है, तो सुनो, तुम्हारे पति ने मेरे बॉस के साथ बहुत ही बुरा किया है, तो बस उसी की सजा तुम्हें मिल रही है। और बाकी बातें तुम्हें मेरे बॉस बताएंगे जब वह कल इंडिया आएंगे तब। सृष्टि उसकी बात सुनकर बोलती है, तुम्हारा ये प्लान सक्सेस नहीं होगा क्योंकि बहुत ही जल्द अर्जुन मुझे ढूंढ लेंगे और यहाँ से बचाकर ले जाएंगे। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही, किडनैपर ने हंसते हुए बोला, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो इसका पता सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ। और इस जगह के बारे में किसी को पता तक नहीं है, तो उस अर्जुन को कहाँ से पता चलेगा। इसीलिए अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम्हें बचाने के लिए कोई आने वाला है। इतना बोल वह उस रूम से बाहर निकल जाता है और एक बार फिर से उस रूम में अंधेरा हो जाता है। उसके वहां से जाने के बाद सृष्टि अपने मन में बोलती है, मेरा दिल बोल रहा है कि अर्जुन मुझे जरूर ढूंढ लेंगे और मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और रोहित अभी भी कार में ही थे और वह पुलिस स्टेशन जा रहे थे कि तभी अर्जुन का फोन रिंग करने लगता है। फोन की रिंग की आवाज सुनकर अर्जुन अपना फोन चेक करता है तो उस पे अमन नाम फ्लैश हो रहा था। अमन का कॉल देखकर वह फोन पिक कर लेता है। वह जैसे ही फोन पिक करता है तो दूसरी तरफ से अमन की घबराई हुई आवाज आती है, भाई क्या भाभी को किसी ने सच में किडनैप कर लिया है? अमन की बात सुनकर अर्जुन चौंक जाता है और वह उससे पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चला कि सृष्टि को किसी ने किडनैप कर लिया है? इसका मतलब भाभी सच में किडनैप हो गई है, अमन ने बोला। हाँ, लेकिन तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली? अर्जुन ने पूछा। वो भाई, कमिश्नर अंकल का बेटा अरुण मेरा दोस्त है, उसी ने मुझे बताया कि उसने अपने पापा को फोन पर बात करते हुए सुना और तब उसने मुझे बताया कि तुम्हारे बड़े भाई की दोस्त को किसी ने किडनैप कर लिया है। और जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उनका नाम सृष्टि है। उसकी बात सुनकर मुझे बिलीव नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, अमन ने बोला। अच्छा, मेरी बात का जवाब दो, क्या तुमने ये बात घर पर किसी को बताया तो नहीं है ना? अर्जुन ने पूछा। नहीं भाई, मैंने बोला ना कि उसकी बात सुनकर मैंने सीधा ही आपको कॉल कर दिया, अमन ने बोला। भाई मुझे भाभी की बहुत चिंता हो रही है, अमन ने बोला। तू चिंता मत करो, सृष्टि जहाँ पर भी होगी सही सलामत होगी और मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, अर्जुन ने बोला। कौन सा काम भाई? अमन ने पूछा। तुझे ये बात घर पर किसी को पता नहीं चलने देना है कि सृष्टि किडनैप हो गई है, वरना सब लोग खामखा परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मैं जब तक सृष्टि को ढूंढ कर घर लेकर वापस नहीं आता हूँ तब तक घर पर तू सब संभाल लेना, अर्जुन ने बोला। डोंट वरी भाई, आप घर वालों की चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा, आप बस जल्दी से भाभी को ढूंढ कर लेकर आइए, अमन ने इतना बोला और फोन कट कर दिया। फोन रखने के अमन अपने आप से बोलता है, अब घर वालों को संभालने के लिए एक कहानी बनानी पड़ेगी। तो वहीं अर्जुन और रोहित आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंच ही जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अर्जुन बिना देरी के कार से निकलकर पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे रोहित भी अंदर चला आता है। अर्जुन को पुलिस स्टेशन में देखकर सारे पुलिस ऑफिसर्स घबरा जाते हैं। सबको घबराता हुआ देखकर अर्जुन उनसे पूछता है, कमिश्नर सर कहाँ पर है? उसकी बात सुनकर एक पुलिस ऑफिसर आगे आता है और बोलता है, सर वो अंदर इंक्वायरी रूम में है, आए मैं आपको के चलता हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अर्जुन जैसे ही इंक्वायरी रूम के अंदर आता है तो कमिश्नर सर अर्जुन को देखकर बोलता है, मिस्टर अर्जुन, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने उस लड़के को पकड़ लिया है जिसने उस किडनैपर का साथ दिया था। उनकी बात सुनकर अर्जुन उस लड़के की तरफ देखता है जिसे इस वक्त एक चेयर पर बांध कर बैठाया गया था। उसको देखकर अर्जुन पूछता है, क्या इसने अपना मुंह खोला कि इसने किसके कहने पर होटल की सीसीटीवी वीडियो डिलीट किया था? नहीं, इसने अभी तक कुछ नहीं बताया है। ये बस एक ही बात बोले जा रहा है कि इसने कुछ नहीं किया है, कमिश्नर सर ने बोला। अर्जुन उनकी बात सुनकर बिना कुछ बोले उस लड़के के पास जाता है और गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोलता है, मैं तुमसे बस एक सवाल करूंगा, अगर तुमने उसका जवाब नहीं दिया तो फिर जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, वो देखकर तुम्हारे आने वाले 7 पीढ़ी कांप उठेगी। अर्जुन की बात सुनकर वह लड़का अंदर तक कांप उठता है। इतना बोल अर्जुन उस लड़के के नजदीक जाता है और उसकी आंखों में देखकर पूछता है, तुमने किसके कहने पर सीसीटीवी की वीडियो डिलीट किया था? वह लड़का तो पहले ही अर्जुन की बात सुनकर डर गया था, ऊपर से उसको अपने और नजदीक देखकर घबरा जाता है और घिर से बोलता है, मुझे नहीं पता है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं और मैंने कोई सीसीटीवी वीडियो डिलीट नहीं किया है। इसीलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरा घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे।
उस लड़के की बात सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वह उससे बोलता है, तुम्हें सच में नहीं पता है कि मैं तुमसे किस बारे में पूछ रहा हूँ? नहीं सर, मुझे नहीं पता है। उसके इतना बोलते ही अर्जुन का सारा सब्र खत्म हो जाता है और वह वहां टेबल पर रखे पिस्तौल को उठाकर उस लड़के के राइट पैर पर गोली चला देता है। अचानक से गोली चलने की आवाज सुनकर उस रूम में खड़े हर एक शख्स अपनी जगह पर जम जाता है। ये सब इतनी तेजी में हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिलता है। उन लोगों को होश तब आता है जब उन्हें उस लड़की की चीख सुनाई देती है जिसे अर्जुन ने गोली मारा था। उसकी चीख सुनकर कमिश्नर सर जल्दी से आगे आते हैं और अर्जुन के हाथ से बंदूक लेकर बोलते हैं, मिस्टर सिंघानिया, ये आपने क्या किया? इस तरह कानून को अपने हाथ में लेना जुर्म है। इतना बोल वह अपने ऑफिसर से बोलते हैं, इसके बहते खून को रोको। उनकी बात सुनकर एक ऑफिसर जल्दी से आगे आता है और वह जैसे ही उस लड़के के पैरों से बहते खून को रोकने वाला होता है कि तभी अर्जुन गुस्से में बोलता है, रुको, इसको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दो। अर्जुन की बात सुनकर वह पुलिस ऑफिसर रुक जाता है। तो वही वो लड़का अर्जुन से बोलता है, मैं आपको सब बताने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे मारना नहीं है। लड़के की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, अब आए ना लाइन पर, अब जल्दी बताओ, क्योंकि ना मेरे पास ज्यादा टाइम है और ना ही तुम्हारे पास। सर, मुझे उस आदमी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, क्योंकि हमने ज्यादा बात नहीं किया था, लेकिन मुझे उस आदमी की शक्ल बहुत अच्छे से याद है, उस लड़के ने बोला। अच्छा, तो फिर तुम उसका स्केच बनवा सकते हो? कमिश्नर सर ने पूछा। जी सर, उस लड़के ने बोला। तो फिर ठीक है। इतना बोल वह अपने ऑफिसर से बोलते हैं, जल्दी से स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ, लेकिन उससे पहले इसके पैरों का इलाज करो, कमिश्नर सर ने बोला। उनकी बात सुनकर एक ऑफिसर उस लड़के पैरों पर पट्टी बांध देता है ताकि उसका खून रुक जाए और एक ऑफिसर जल्दी से जाकर स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर लिया आता है। थोड़ी देर के बाद स्केच बन जाता है और एक ऑफिसर स्केच लेकर सबको दिखाता है। उस स्केच को देखने के बाद अर्जुन और रोहित की बौबे सिकुड़ जाती है और उन दोनों के मन में एक ही बात आती है, ये तो खालिद है, लेकिन कैसे हो सकता है? अगर खालिद ने सृष्टि को किडनैप किया है तो इसका मतलब इसके पीछे ये। ध्यान आते ही अर्जुन और रोहित दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और आपस में इशारों से पूछते हैं कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम भी सोच रहे हो? वो दोनों यही सोच रहे थे कि तभी उस रूम में एक ऑफिसर भागता हुआ आता है और बोलता है, सर, हमें उस किडनैपर के बारे में पता चल गया है। उस ऑफिसर की बात सुनकर अर्जुन, रोहित और कमिश्नर सर तीनों एक साथ बोलते हैं, कहाँ है वो, जल्दी बताओ। उन तीनों की बात सुनकर वह ऑफिसर बोलता है, सर, उस कार को दिल्ली के नॉर्थ साइड के चेक पॉइंट से गुजरते हुए देखा गया है और जब हमने उस जगह का इंस्पेक्शन किया तो हमें पता चला कि उस चेक पॉइंट से 2 किलोमीटर के बाद एक सालों से बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है, तो हमें लगा कि वह जरूर वही होगा, इसीलिए हम जब वहां पर गए हमें उस फैक्ट्री के बाहर बहुत से आदमी हथियार लेकर खड़े देख। तो फिर ठीक है, हम अभी वहां पर चल रहे हैं। नहीं मिस्टर सिंघानिया, वहां पर बहुत ही खतरा हो सकता है, वैसे में आपका वहां पर जाना सही नहीं होगा, इसीलिए हम वहां पर जाकर आपकी दोस्त को बचा कर लाते हैं, कमिश्नर सर ने बोला। अपनी वाइफ को बचाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, अर्जुन ने बोला। अर्जुन के मुंह से वाइफ शब्द सुनकर वहां पर खड़े हर एक शख्स को झटका लगता है। कमिश्नर सर बोलते हैं, क्या कहा आपने कि वह आपकी वाइफ है? पर हमें तो बताया गया कि वह आपकी दोस्त है। हाँ, वो मेरी वाइफ है और ये बात अभी किसी को नहीं पता है और मैं अभी नहीं चाहता था कि मेरी शादी के बारे में किसी को भी पता चले, इसीलिए आप सबको ये बताया गया कि सृष्टि मेरी दोस्त है, अर्जुन ने बोला। इतना बोल वह आगे बोलता है, और इस किडनैपर का में मोटिव मुझसे बदला लेने का है और इसे मेरी शादी के बारे पता चल गया होगा, इसीलिए इसने सृष्टि को किडनैप किया है। इसीलिए हमें बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से उस फैक्ट्री में जाना होगा। ठीक है मिस्टर सिंघानिया, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं। इतना बोल वह अपने ऑफिसर से बोलते हैं, जल्दी से चलने की तैयारी करो, हम 1 मिनट में निकल रहे हैं, कमिश्नर सर ने बोला। उनकी बात सुनकर सब लोग एक्शन में आ जाते हैं और फिर तुरंत ही सब लोग उस फैक्ट्री में जाने के लिए निकल जाते हैं। कार में बैठने के बाद अर्जुन रोहित से बोलता है, अगर खालिद ने सृष्टि को किडनैप किया है तो इसका मतलब वो इंडिया आने वाला है। तो क्या अर्जुन सृष्टि बचा लेगा या? और आखिर कौन है ये खालिद? जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार। अब आगे सब लोग फैक्ट्री जाने के लिए निकल जाते हैं। कार में बैठने के बाद अर्जुन रोहित से बोलता है, अगर खालिद ने सृष्टि को किडनैप किया है तो मतलब कि जरूर इसके पीछे उस करण रॉय का हाथ है। जी सर, मुझे भी यही लगता है, इसके पीछे उसी का हाथ है और वह अब जरूर इंडिया आने का प्लान बना रहा होगा, रोहित ने बोला। इस बार उसका इंडिया में आना बहुत महंगा पड़ेगा और तो और उसने जो हरकत किया है इसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, अर्जुन ने गुस्से में बोला। फिर कुछ ही देर में वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं।
वह लोग अपनी कार फैक्ट्री से थोड़ी दूर पे रोकते हैं ताकि किडनैपर को उनके आने का पता ना चले। कार से उतरने के बाद जब सब लोग उस फैक्ट्री की ओर देखते हैं तो उन्हें मेन गेट पर 3 आदमी हाथों में हथियार के कर खड़े हुए दिखते हैं। ये नज़ारा देखकर कमिश्नर सर अर्जुन से बोलते हैं, इन सब लोगों के हाथ में हथियार देखकर तो पक्का लगता है कि आपकी वाइफ को उन्होंने यहीं पर रखा है। लेकिन हमें जो भी करना होगा वो सोच समझ कर करना पड़ेगा, वरना आपकी वाइफ की जान को खतरा हो सकता है। इतना बोल वह अपने सबसे अच्छे ऑफिसर से बोलते, जिनका निशाना सबसे अच्छा था, कि तुम तीनों इन किडनैपर को एक साथ शूट करना ताकि इन्हें संभलने का मौका नहीं मिले। जी सर। उनकी बात सुनकर वो तीनों बोलते हैं। फिर वह तीनों अपनी बंदूक में साइलेंसर लगाते हैं और एक साथ उन तीनों को शूट कर देते हैं। उनके शूट करने बाद वह तीनों आदमी एक साथ नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। उन तीनों को शूट करने के बाद वह लोग अंदर जाने लगते हैं। तो वही खालिद, जिसने सृष्टि को किडनैप किया था, एक बार फिर सृष्टि के पास आता है और उसके हाथों की राशि खोलने लगता है। उसको ऐसा करते देखकर सृष्टि को कुछ समझ नहीं आता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं वह उसके साथ कुछ करने वाला तो नहीं है ना। ये ख्याल आते ही सृष्टि डर जाती है। इसीलिए वह उससे डरते हुए पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर खालिद बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारा ये हाथ इसलिए खोल रहा हूँ कि ताकि तुम खाना खा सको। इतना बोल वह किसी को आवाज देता है। खालिद की आवाज सुनकर एक आदमी अपने हाथ में खाने का प्लेट लेकर आता है और खालिद को दे देता है। खालिद उसके हाथों से प्लेट लेकर सृष्टि की तरफ देता है और बोलता है, लो खा लो। उसकी बात सुनकर सृष्टि गुस्से में बोलती है, मुझे नहीं खाना है, तुम अपना खाना अपने पास रखो। मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा ये खाना नहीं खाऊंगी। सृष्टि की बात सुनकर खालिद स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे समझ नहीं आता है तुम सब लड़कियां इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हूँ। अगर तुम्हें नहीं खाना तो सीधा बोलो कि नहीं खाना है। ये फिल्मी डायलॉग क्यों मरती हो? वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम खाना खाती हो या नहीं, लेकिन ये तो मेरे बॉस का मुझे ऑर्डर है कि जब तक वह इंडिया नहीं आते मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं, समझी? तो फिर बोल देना अपने उस बॉस को कि मुझे उसकी खैरात में मिला हुआ कुछ नहीं चाहिए, सृष्टि ने गुस्से में बोली। सृष्टि की बात सुनकर खालिद को गुस्सा आ जाता है और वह सृष्टि के बालों को अपने हाथों से पकड़ के पीछे की ओर खींचता है और फिर बोलता है कि मेरे बॉस के बारे में कुछ मत बोलना, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, समझी? खालिद के बाल खींचने पर सृष्टि को बहुत दर्द होता है और वह उसे बोलती है, छोड़, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन खालिद उसके बालों को नहीं छोड़ता है, बल्कि वह उसके बालों को और जोर से पकड़ लेता है। ये सब के बाद अब सृष्टि को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। इसीलिए वह खालिद के चेहरे पर थूक देती है। सृष्टि के ऐसा करने पर खालिद उसको छोड़ देता है। उसके छोड़ने के बाद सृष्टि को राहत मिलती है तो वही खालिद अपने चेहरे पर से सृष्टि के थूक को साफ करता है और गुस्से में सृष्टि से बोलता है, यू बाइटी सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? खालिद की बात सुनकर सृष्टि एक बार फिर वैसा ही करती है और फिर खालिद से बोलती, ऐसे हुई हिम्मत, समझे? सृष्टि के दोबारा खालिद के चेहरे पर थूकने से खालिद अपना आपा खो देता है और गुस्से में फिर एक जोरदार तमाचा सृष्टि के चेहरे पर जड़ देता है। सृष्टि इसके लिए तैयार नहीं थी, जिसके वजह से वह नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसके होठों के किनारे से खून बहने लगता है। तो वही खालिद का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता है और वह सृष्टि को नीचे जमीन पर से उठाता है और एक बार फिर उसके दूसरे गाल पर तमाचा जड़ देता है। ये तमाचा पिछले वाले से थोड़ा घिरे था, लेकिन तभी सृष्टि के मुंह से खून निकालने के लिए काफी था। सृष्टि को 2 थप्पड़ मारने के बाद खालिद का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वह सृष्टि के गालों को पकड़ के बोलता है, आइंदा फिर कभी भी ये हरकत मत करना, वरना इससे भी बुरा हाल करूंगा। उसने इतना बोल सृष्टि को छोड़ दिया कि तभी उस रूम के अंदर एक आदमी भागता हुआ आता है और खालिद से घबराते हुए बोलता है, बॉस, वो नीच, वो आ गया है। उसको इतना घबराता देखकर खालिद उससे बोलता है, पहले तुम घबराना बंद करो तब फिर बोलना। उसकी बात सुन वह आदमी अपने आप को शांत करता है और फिर बोलता है, बॉस, वो नीचे अर्जुन सिंघानिया पुलिस के साथ आया हुआ है और उन सब ने हमारे सभी आदमियों को मार दिया है। उसकी बात सुनकर खालिद गुस्से में बोलता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? इस जगह के बारे में उस अर्जुन को पता कैसे चला? उसकी बात सुनकर सृष्टि हंसते हुए बोलती है, क्यों, क्या हुआ, डर लगा रहा है? मैंने तुमसे बोली थी ना कि अर्जुन मुझे बचाने जरूर आएंगे। वो आ तो गया है लेकिन यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा, खालिद ने बोला। उसने इतना बोला ही था कि तभी एक आवाज आती है, यहाँ से कौन बचकर जाएगा और कौन नहीं, इसका फैसला तुम नहीं बल्कि मैं करूंगा। उस आवाज को सुनकर सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो गेट के पास अर्जुन और उसके साथ पुलिस खड़ी थी। अर्जुन को देखकर सृष्टि की आंखों में चमक आ जाती है और वह उसी को देखने लगती है।
तो वही अर्जुन की भी नजरें सृष्टि की ऊपर ही जम जाती है और उसको सही सलामत देखकर उसके दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। उसको जो बेचैनी कुछ समय पहले हो रही थी अब वह सृष्टि को देखकर खत्म हो जाती है। जब रूम के अंदर खड़े गुंडों की नजर पुलिस पर पड़ती है तो वह अपनी बंदूक निकाल कर जैसे ही शूट करने वाले थे कि तभी उन सब से पहले पुलिस वाले उनको शूट कर देते हैं, जिससे कि उन लोगों की तुरंत ही मौत हो जाती है। उन सब को शूट करने के बाद कमिश्नर सर खालिद से बोलते हैं, तुम्हारे सारे साथी मारे गए हैं और अब तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते हो। उनकी बात सुनकर खालिद हंसते हुए बोलता है, क्या मैं तुम सबको इतना बेवकूफ दिख रहा हूँ जो आप लोगों की बात मान लूं? इतना बोल वह अपना पिस्तौल निकल के सृष्टि के ऊपर तान देता है और बोलता है, अगर तुम सबने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं इस लड़की को मार दूंगा, इसीलिए मुझे तुम सब यहाँ से जाने दो। खालिद की बात सुनकर सब पुलिस वाले अपनी बंदूकें नीचे कर लेते हैं और अर्जुन खालिद से गुस्से में बोलता है, देख खालिद, सृष्टि को छोड़ दे, अगर तूने उसे एक भी खरोच पहुंचाई तो फिर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन की बात सुनकर खालिद हंसते हुए बोलता है, ओहो, इतना प्यार करता है तू अपनी वाइफ से कि उस पर एक भी खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुझे बता दूं कि तेरे आने से तुरंत पहले ही मैंने तेरी बीवी को 2 जोरदार थप्पड़ जुड़े हैं। उसकी बात सुनकर अर्जुन को बहुत ही गुस्सा पाउटिंग पाउटिंग आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से काबू में करता है कि तभी सृष्टि देखती है कि खालिद का ध्यान उस पर नहीं है। इसका फायदा उठाकर सृष्टि उसके हाथ को अपने दांतों से जोर से काट देती है। अचानक से सृष्टि के ऐसा करने पर खालिद के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और उसके हाथ से बंदूक छूटकर नीचे गिर जाती है। इसका फायदा उठाकर पुलिस वाले खालिद को पकड़ लेते हैं। तो वही अर्जुन सीधा जाकर सृष्टि के गले लग जाता है और उसको बहुत टाइटली पकड़ के बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ, कारण कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अर्जुन के अचानक से आकर गले लग जाना ये सृष्टि ने कभी भी नहीं सोची थी कि अर्जुन कभी ऐसा करेगा। अर्जुन के गले लगने पर सृष्टि को भी बहुत अच्छा लगता है। उसके दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं अर्जुन के लिए प्यार का एहसास जग उठता है। कुछ देर अर्जुन उसी तरह सृष्टि को गले लगाए रखता है और फिर जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसने भावनाओं में बहकर अभी अभी क्या किया है, इसका ख्याल आते ही वह सृष्टि से अलग होता है और बोलता है, आई एम सॉरी, वह पता नहीं अचानक से कब हो गया। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि उससे बोलती है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद आपकी जगह में भी होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। कि तभी अर्जुन की नजर सृष्टि के गालों पर जाती है जहां पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। ये देखकर उसको खालिद की बात याद आ जाती है, उसने सृष्टि को थप्पड़ मारा था। ये याद आते ही अर्जुन खालिद की तरफ मुड़ता है जिसे इस वक्त पुलिस वालों ने पकड़ रखा था। वह गुस्से में उसके पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ के उसके चेहरे पर एक के बाद एक मुक्के जड़ने लगता है। अर्जुन उसको मार मार के उसका पूरा मुंह खून से रंग देता है और उससे बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई थी मेरी बीवी को हाथ लगाने की? इतना बोल वह फिर से उसे मारने लगता है। अर्जुन को ऐसा करता देखकर रोहित के साथ साथ कई पुलिस वाले आकर खालिद को अर्जुन से छुड़ाने लगते हैं, लेकिन अर्जुन आज उसको छोड़ने के मूड में नहीं था और वह बस उसको मुक्के मारे जा रहा था। खालिद की हालत इस वक्त बहुत ही खराब हो जाती है। जैसे तैसे पुलिस वाले खालिद को अर्जुन से छुड़वाते हैं और उसे एक साइड करते हैं। खालिद की इस वक्त हालत इतनी बुरी हो गई थी कि अगर अर्जुन उसे 3-4 मुक्के और मार देता तो वह वहीं पर अपना दम तोड़ देता। अर्जुन को इतने गुस्से में देखकर तो सृष्टि भी डर जाती है, उसने पहली बार अर्जुन को इतने गुस्से में देखा था। तो वही कमिश्नर सर अपने ऑफिसर से बोलते, ले जाओ इसे और पहले इसका इलाज करवाओ। उनकी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। तो वही अर्जुन सृष्टि को अपने साथ लेकर उस फैक्ट्री से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वह कमिश्नर सर से बोलता है, आपका और आपकी टीम को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने किडनैपर को इतनी जल्दी पकड़ लिया। थैंक यू सो मच। अरे इसी की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर सिंघानिया, ये तो हमारा फर्ज था। वैसे अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उनकी बात सुनकर अर्जुन सृष्टि को लेकर कार में बैठ जाता है तो वही रोहित जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। जब करण रॉय को पता चलेगा कि खालिद पकड़ा गया है और सृष्टि को अर्जुन ने बचा लिया है तो ये खबर सुनकर वह कैसे रिएक्ट करेगा, जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पर।